अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। जरताज गुल के खिलाफ एक और एफआईआर का अंदराज हो गया है। जिस तरह के मैंने कल कहा था कि आल्दो कि जरताज गुल की हिफाजती जमानत तो मंजूर हो चुकी है पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन अभी गिरफ्तारी का खतरा टला नहीं है। जरताज गुल की गिरफ्तारी एक अटल हकीकत है जो कि होकर रहेगी। जरताज गुल जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी भाग जाए, उसको हर सूरत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैं आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जरताज गुल को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे उसे इसी मुकदमे में गिरफ्तार करें जिसमें उसकी फास्ती जमानत हुई है, या जो नई एफआईआर उसके खिलाफ हुई है उसमें गिरफ्तार कर लें। जैसे भी करें, नई कोई एफआईआर दे दें, कोई 2-4 और एफआईआर दे दें, अदालत जाते हुए गिरफ्तार कर लें, अदालत से वापस आते हुए गिरफ्तार कर लें। बहरहाल जरताज गुल की गिरफ्तारी यकीनी। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि उसके केस की क्या सूरत है। दूसरे नंबर पे ताहियात नाहिल के केस की कल समाअत हुई। आज भी उस केस की समाअत होनी है, तकरीबन 9:30-10 बजे दोबारा से उस केस की समाअत होगी। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो अक्सर कहा करते थे कि वो फलां बढ़ गया फलां बढ़ गया, लेकिन जो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसके मुताबिक तो मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ही बढ़ गया। अच्छा, इससे पहले एक बड़ी जरूरी बात करने वाली थी कि जिस तरह के तकरीबन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने सरदार लतीफ खोसा साहब से कहा कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया हुआ है, ये सरदारी और नवाबी निज़ाम अब खत्म हो चुका है। तो जिस पर सरदार लतीफ खोसा साहब ने ये कहा कि जी ये तो स्टेनो की गलती की वजह से ऐसा हो गया है, मैं इसको नहीं लिखना चाहता था। आल्दो के लतीफ खोसा साहब हमारे सीनियर हैं, उनके बारे में ऐसी भी बात हमें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे एक पंजाबी की मिसाल याद आ रही है कि चपेड़ मौके दी होंगी है, अगर वक्त गुजर जाए तो वो जी भुली चपेड़ उन्होंने अपने मुंह से मार लेना चाहिए। चले, बहरहाल लतीफ खोसा साहब ने कल उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि खोसा साहब, चीफ जस्टिस साहब तो आपको कह रहे थे कि आपको अपने नाम के साथ सरदार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आपने तो उस वक्त कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, तो स्टेनो की ये गलती थी, तो क्या हम आपको मियां साहब अब कह सकते हैं? तो लतीफ खोसा साहब ने इस बात के ऊपर बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का ये मनसब नहीं है कि उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आइन की बात करें, कानून की बात करें, इंसाफ की बात करें, लेकिन किसी का क्या नाम है इसके ऊपर उनको कंसर्न नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर उनको तनकीद नहीं करनी चाहिए और सवाल नहीं पूछना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं अपने नाम के साथ जो मर्जी लिखूं, ये मेरे नाम का हिस्सा है, सरदार मेरे नाम का हिस्सा है, मेरा हसब नसब है, मेरा शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब चीफ जस्टिस के कहने पे मैं अपना हसब नसब तो खराब नहीं कर सकता। तो इस पर लतीफ खोसा साहब ने बहरहाल इस बड़ी गुस्से और नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को मेरे जाती मामलात में मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि चीफ जस्टिस का वाकई ही ये मनसब नहीं है कि वो किसी के नाम के ऊपर तनकीद करे। कोई जो मर्जी करे अपने नाम के साथ, उसका जो जी चाहे वो लगाए, वो चौधरी लगाए, वो नवाब लगाए, वो सरदार लगाए, वो जो मर्जी लगाए, जिसको जो नाम पसंद है वो लिखे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्या राइट पहुंचता है वो किसी शख्स के ऊपर इस बात के ऊपर तनकीद करे कि जी आपने अपने नाम के साथ ये सरदार का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने गलत किया, इसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद की गई। लतीफ खोसा साहब ने भरपूर एहतजाज किया। मैं भी इसको कंडेम करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह के मैं कह रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब वो कहते हैं कि ये फलां बढ़ गया फलां बढ़ गया फलां बढ़ गया, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब खुद ही बढ़ गए हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जब बल्ले के निशान की वापसी के लिए अपील फाइल की गई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, कौम मायूस ना हो। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मैं अदम इत्मीद का ऐलान करता हूं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स का कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट उसकी इनफरादी हैसियत के साथ हो सकती है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लुक नहीं हो सकता। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली शेर अफजल मरवत की दी हुई उस स्टेटमेंट को कंडेम कर दिया है, उसको ओन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स की कोई भी इनफरादी तौर पर दी हुई स्टेटमेंट का वो जाती तौर पर जिम्मेदार है, उसका पार्टी के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि जब तक पार्टी अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर कोई बात ना कहे उस वक्त तक उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब नहीं किया जा सकता। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब की ये बड़ी इंसल्ट हो गई। उनको चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारान, आल्दो कि वो आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली उनको डिस्कस करने के बाद मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा है उसको जब तक
ऑफिशियली उनको डिस्कस ना कर लें, डिसाइड ना कर लें, उस वक्त तक उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी प्रेस रिलीज नहीं देनी चाहिए, कोई भी मीडिया के सामने आके टॉक नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि शेर अफजल मरवत साहब कुछ जज्बाती आदमी है, वो बगैर सोचे समझे, बगैर डिस्कस किए इस तरह की बातें कर देते हैं। बहरहाल उनको ये बात करना महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का ऐलान करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली शेर अफजल मरवत की इस बात को ओन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका जाती बयान था। जब तक तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर सरकारी तौर पर कुछ ना कहा जाए, उस वक्त तक वो तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट कंसीडर नहीं की जा सकती। अच्छा जी, इसके अलावा जरताज गुल के केस की तरफ मैं आता हूं। अभी थोड़ी सी ये ताहियात नाहिली के हवाले से बात कर लें। ताहियात नाहिली का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, जिसमें कल भी सारा दिन इसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन चलती रही, लेकिन उसके बाद एडजर्न कर दिया गया आज की तारीख के लिए। आज भी इस केस के ऊपर समाअत जारी रहेगी, और मैं वैसे उम्मीद करता हूं कि इस केस की समाअत शायद अब ज़्यादा देर तक ना चल सके। हो सकता है कि आज इस केस का फैसला हो जाए, हो सकता है कल इस केस का फैसला हो जाए, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना है कि ताहियात नाहिली केस में इलेक्शन सर पर हैं, हमें ये मसला जितनी जल्दी हो सके हल कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इस मसले को बहुत पहले हल कर लेते। ये इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए था। जब इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ, नॉमिनेशन पेपर जमा होने शुरू हुए, तो इससे पहले ही उनको ये मसला हल कर लेना चाहिए था कि आया कि ना ताहियात नाहिली के बारे में क्या, मतलब कितनी मुद्दत उसकी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं चूंकि ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि ताहियात नाहिली का फैसला ऑलरेडी कर चुकी हुई है, और इसके साथ साथ एक इलेक्शन एक्ट जिसमें नाहिली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास यहां 2 क्वेश्चंस हैं। आया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया कि नाहिली ताहियात होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर नाहिली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद फैसला दिया है ताहियात नाहिली के वाले से, उसके ऊपर स्टैंड करेगी, या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो 5 साल नाहिली का कहा गया है उसके मुताबिक अमल करेगी। अब देखना यह है कि ताहियात नाहिली होती है या नाहिली 5 साल होती है। लेकिन मैं इसमें प्रेडिक्ट कर देता हूं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और जिस तरह से बाज़ाहिर नजर आ रहा है, इससे ऐसा ही लगता है कि अब नाहिली की मुद्दत ताहियात नहीं होगी। जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नाहिली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है, उसी के मुताबिक होगी। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को इसमें प्रॉपर तरीके से रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ ना दिया गया, नाहिली ताहियात हो गई, तो फिर प्रोग्राम वो जिस तरह के मरवत साहब कहते हैं कि प्रोग्राम तो फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह जरूरी है कि उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए, जो कि दिया जाएगा, और नाहिली की मुद्दत ताहियात नहीं होगी। आल्दो कि सुप्रीम कोर्ट का ये अपना ही फैसला है कि नाहिली की मुद्दत ताहियात होगी। अब मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ अभी फैसला आने से पहले, कि अब नाहिली की मुद्दत ताहियात नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नाहिली इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। देखें, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ताहियात नाहिली का फैसला करने वाले कौन थे? वो भी तो आप ही थे ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ताहियात नाहिल किया था। अब खुद ही आप किसी को ताहियात नाहिल करते हैं और आप खुद ये कहते हैं कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। ये तो आप अपने ही मौक़िफ़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन चले, कोई बात नहीं, जब भी किसी इंसान को समझ आ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब इस बात की समझ आ गई है कि नाहिली जो है वो ताहियात नहीं होनी चाहिए, तो चलो ठीक है, ताहियात नाहिली नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ताहियात नाहिली किसी भी सियासतदान के साथ ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। 5 साल एक टेन्योर के लिए ये इनफ होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि आज या कल इस केस के ऊपर फैसला सुना देगी। अच्छा जी, बात हो रही थी कि जरताज गुल के खिलाफ एक और FIR का अंदराज हो गया है। जरताज गुल ने 3 जनवरी आज से तकरीबन 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट से अपनी एक प्रोटेक्टिव बेल ली, फास्टी जमानत, क्योंकि उसके खिलाफ एक FIR हुई थी गुजरांवाला के अंदर, और गुजरांवाला ट्रैवल करने के लिए, यहाँ आके अपनी पूरी जमानत करवाने के लिए जरूरी था, सरेंडर करने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा लेती, क्योंकि अगर वो पेशावर हाई कोर्ट से अपनी बेल ना करवाती तो उनको खदशा था कि कहीं रास्ते में उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। बहरहाल वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो बेचारी, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि वो बैठी रही, रोती रही, 9 मई की मजम्मत भी करती रही, पुलिस फोर्स भी बाहर उसका इंतजार करती रही उसको गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस उस दिन तो उसे गिरफ्तार ना कर सकी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसमें जबरदस्त स्ट्रिक्ट रिमार्क्स देते हुए कहा था कि ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर किसी शख्स ने आपको हाथ लगाया, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको हाथ लगाया, तो फिर मैं जानूं और IG जाने,
تو بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے اس دن تو زرتاج گل کو گرفتاری سے بچا لیا، لیکن زرتاج گل کو گرفتاری دینی پڑے گی یا کہ اس کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اس دن اگر نہیں ہو سکی تو اس کے خلاف اسی دن جیسے ہی یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے تقریباً رات 9-10 بجے کے لگ بھگ، اسی ٹائم پہ اس زرتاج گل کے خلاف ایک اور ایف آئی آر کا اندراج ہوگا جس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اب زرتاج گل کی گرفتاری ہونی ہے، وہ چاہے جس کیس میں اس کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہے اس میں اس کی گرفتاری ہو جائے، جو نئی ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں اس کی گرفتاری ہو جائے، یا ایک نئی اور ایف آئی آر 1 2 3 4 ایف آئی آر اس کے خلاف کر دی اس میں گرفتاری ہو جائے، وہ ضمانت لینے کے لیے جائے تب پکڑ لیں، وہ ضمانت لے کے واپس آئے تب پکڑ لیں، اس کو سیشن کورٹ کی حدود سے باہر پکڑ لیں، رستے میں پکڑ لیں، آتے جاتے جیسے مرضی۔ زرتاج گل کو یا تو جس طرح سے پہلے 7-8 مہینے وہ خود کو اس نے چھپا کے رکھا تھا وہ خود کو چھپا لے، اگر وہ خود کو چھپا نہ سکی تو پھر اس کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اچھا جی، زرتاج گل کے خلاف جو نئی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہوئی ہے جناب تھانہ بی ایم پی سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان۔ اس کا مقدمہ نمبر ہے 2/2024۔ اس میں تاریخ وقت وقوع 2021 ظاہر کیا گیا ہے اور ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے 3 جنوری 2024 کو بوقت 10 بجے شب، یعنی کہ رات 10 بجے، اسی دن جس دن اس کی حفاظتی ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے ہوئی ہے نا، اسی دن اسی رات اسی ٹائم پہ اس کے خلاف ایک اور ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا جس میں مقدمہ نمبر ہے 420 اور 406۔ اب 420 کیا ہے؟ چیٹنگ فراڈ کے حوالے سے، اور 406 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن لگا ہوا ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، یعنی کہ کسی بھی شخص کو امانت کے طور پہ کوئی چیز دینا اور وہ اس کو بعد میں خرد برد کر جائے، کھا جائے، اور جو بھی اس کا اصل مالک ہے اس کو واپس نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس ایف آئی آر کا مدعی ہے ظفر حسین ولد رب نواز، ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر کی سٹوری میں پڑھ دیتا ہوں جس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، جناب علی گزارش ہے کہ من سائل موزہ جیدی کا سکون کی اور رہائشی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، عرصہ تقریباً 2.5 سال قبل من سائل نے بے روزگاری کی وجہ سے اس وقت کی وفاقی وزیر زرتاج گل زوجہ اخوند ہمایوں کو اپنی سرکاری نوکری لگوانے کی درخواست کی، جس پر وفاقی وزیر صاحب نے سول اسپتال میں سروس میں نوکری دلوانے کی یقین دہانی کروائی، لیکن نوکری دلوانے کی عوض مبلغ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ من سائل نے ادھار کر کے اور کچھ اپنی والدہ کے زیور بیچ کر رقم اکٹھی کی۔ زرتاج گل صاحبہ ستی اڈا پر ایک پروگرام پر آئی تو من سائل نے اپنے بھائی محمد ارشد اور شفیق الرحمان ولد غلام مرتضیٰ قوم بٹی کے روبرو زرتاج گل صاحبہ کو رقم مبلغ 5 لاکھ روپے ادا کر دیے، لیکن زرتاج گل نے نہ تو میری نوکری دلوائی اور نہ ہی رقم واپس کی۔ وزارت ختم ہونے کے بعد رقم واپسی کا تقاضا کرتا رہا جو آج کل ٹالتی رہی۔ اب زرتاج گل صاحبہ نے میری رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ زرتاج گل صاحب نے بددیانتی اور فراڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور خیانت کرتے ہوئے من مدر کی رقم دھوکہ دہی سے ہتھیا لی ہے، مذکورہ کے خلاف کارروائی کی جائے عرضے۔ اب یہ تھی جناب زرتاج گل کے خلاف جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے۔ اب جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آل دو کے ایک کیس پہ ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے، لیکن گرفتاری کا خطرہ ابھی باقی ہے، اور زرتاج گل کو اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یا تو وہ جس طرح پہلے روپوش ہوئی تھی اسی طرح روپوش ہو جائیں، یا پھر آئیں اور کیسز کا سامنا کریں، اور دیکھتے ہیں کہ زرتاج گل ضمانتیں کروانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو ملیں گے اب نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔